पिछले 2 सालों में टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में टोटल 5 ओपनर्स को ट्राई कर चुकी है, जिसमें से जायसवाल को एक पॉइंट के बाद मौके नहीं दिए गए, गिल को तो फोर्सफुली ही टीम में लाया गया था और संजू और अभिषेक करंटली अपनी फॉर्म को ही खो चुके हैं। और फिर आते ईशान किशन, जिन्हें टीम में लाया तो गया था एज अ बैकअप ऑप्शन, लेकिन एट दिस पॉइंट सिर्फ वही खेल रहे हैं एंड इवेंचुअली रन्स भी स्कोर कर रहे हैं। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि एशिया कप से ही हमारी सो कॉल्ड परफेक्ट टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर रहा है जिसके लिए हम सब कंसर्न रहे हैं, और वो भी मेनली इस ओपनिंग स्लॉट के लिए। एशिया कप और उसके बाद के टाइम से शुभमन गिल, फिर उनको रिप्लेस करने वाले संजू सैमसन की फॉर्म, और अब T20 वर्ल्ड कप के बीच में अभिषेक शर्मा के बैक टू बैक डक्स। एंड इसी वजह से यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर क्या इशू है इन इंडियन ओपनर्स के साथ। एक तरफ जिन प्लेयर्स को फोर्सफुली मौका दिया गया एंड बैक भी किया गया, वो अपने आप को वहां प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं एज बैकअप कीपर के रूप में ईशान किशन टीम में आए और उन्होंने अपनी जगह पक्की कर लिया, और वो भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके। अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा उनका और किसी बैट्समैन का, लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जिस खतरनाक ओपनिंग के लिए हमारी टीम जानी जा रही थी, वही इस टाइम पे फेल कर रही है। एंड इन चारों के अलावा बचते यशस्वी जायसवाल, जिन्हें तो लोग इस फॉर्मेट में भूल ही चुके हैं। चलो बात करते हैं इन सभी पॉइंट्स पे और इन सभी प्लेयर्स की कहानी पे, और जानते हैं शुरू से, यानी कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से कि आखिर ऐसे क्या सिनेरियोज रहे जिस वजह से ये अब वाली सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं, जहां हमारे ओपनर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद इंडियन ओपनर्स एंड हाउ इट्स अ मेजर कंसर्न। 2024 के T20 वर्ल्ड कप को जीतने के बाद और रोहित शर्मा, विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि T20 में नेक्स्ट ओपनिंग डुओ कौन होगा। हर जगह स्पेकुलेशंस थी कि ये डुओ होगा शुभमन और जायसवाल का, जो कि एक्चुअली उस टूर्नामेंट में बैकअप प्लेयर्स के रूप में टीम का पार्ट थे। ऑल्दो उस टूर्नामेंट में उन्हें खेलने का चांस नहीं मिला, पर इन दोनों ही यंगस्टर्स को पिछले 2 सालों से इंडिया का फ्यूचर बताया जा रहा था क्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। लेकिन 2024 के IPL में एक ऐसा प्लेयर शाइन हुआ था जिसने इन सभी स्पेकुलेशंस और ओपनर डुओ वाली बात को पूरा खत्म करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 2024 के IPL में कई रिकॉर्ड्स बनाए और वो एक यंग सेंसेशन बन गए। इसके बाद जुलाई 2024 में उनका डेब्यू हुआ। जुलाई 2024 में डेब्यू करने के बाद अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि वो इस टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए ही बने हैं। ऑल्दो वो अपने डेब्यू मैच पे डक पे आउट हो गए थे, लेकिन उस मोमेंट के बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और तभी से वो टीम का परमानेंट पार्ट बन चुके थे। और उनके साथ सेकंड ओपनर स्पॉट के लिए ना शुभमन गिल टिक पाए और ना ही जायसवाल को फ्रीक्वेंट चांसेस मिले, और अभिषेक के ओपनिंग पार्टनर बने संजू सैमसन, जिन पे कोच गौतम गंभीर ने अपना भरोसा दिखाया। लेकिन वही जायसवाल और शुभमन गिल, जिन्हें एक्चुअली टीम का नेक्स्ट ओपनिंग डुओ कंसीडर किया जा रहा था, वो इस टॉपिक से ही दूर हो गए, वो साइडलाइन हो गए। अब ऑफ कोर्स गिल का थोड़ा समझ आता है, आज उनका गेम उतना क्विक फील नहीं होता इस फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन वही जायसवाल का क्या, इंडिया वर्सेस श्रीलंका की 2024 वाली T20 सीरीज के बाद उन्हें टीम का पार्ट बनाना तो छोड़ो, कंसीडर तक नहीं किया गया, और ना ही कहीं दूर दूर तक कोई स्पेकुलेशन थी कि वो टीम का पार्ट बनने वाले हैं। I mean, उनका तो प्लेइंग स्टाइल भी इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरीके से इस टीम से दूर कर दिया गया। एंड अब भी कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा कि वो इस साल इस T20 टीम का पार्ट फिर से बन भी पाएंगे या नहीं, अनटिल अनलेस वो 2026 के IPL में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करे, क्योंकि तभी हो सकता है कि उन्हें T20 या टीम के लिए कॉल अप आए। बाकी देखते हैं कि सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है, बिकॉज आई एम होपिंग बेस्ट फॉर हिम, एज आई रियली वांट टू सी जायसवाल एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग टुगेदर फॉर टीम इंडिया इन दिस फॉर्मेट स्पेसिफिकली। ये तो रही यशस्वी जायसवाल की बात। चलो अब बात करते हैं टीम के मेन ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की। अब अगर 2024 में इन दोनों की स्टार्ट्स देखें तो वो काफी डिसेंट लगता है, एंड टू बी फेयर डुओ के हिसाब से काफी बढ़िया लगते हैं। सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन, जिन्होंने उस साल 13 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 12 इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 436 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 43.60 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 180। इसके साथ उन्होंने 3 सेंचुरीज और एक 50 भी लगाई, लेकिन साथ में वो 5 बार डक पे भी आउट हो गए। एंड इसी टाइम के अराउंड एक लाइन बहुत फेमस हो गई उनसे रिलेटेड, या तो शतक है या फिर बतक है, क्योंकि या तो वो एक मैच में सेंचुरी बना रहे थे या फिर अगले ही मैच में डक पे आउट हो रहे थे। वहीं अब अगर मैं बात करूं अभिषेक शर्मा की, तो उन्होंने 12 मैचेस में 11 बार बैटिंग करते हुए 256 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 23.27 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 171.81, इंक्लूडिंग अ सेंचुरी एंड अ हाफ सेंचुरी। जहां कुछ टाइम पहले तक T20 फॉर्मेट में सेंचुरी बनाना एक बड़ी बात होती थी, वहीं हमारे इस न्यू ओपनिंग डुओ ने पहले ही साल में सेंचुरी स्कोर करके वर्ल्ड क्रिकेट में एक स्टेटमेंट पास कर दी दैट वी आर हियर टू डोमिनेट एंड विन। एंड यहाँ तक हमारी T20 टीम में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, हम फ्रीक्वेंटली जीत रहे थे, रिकॉर्ड्स बना रहे थे, एंड इवन टीम में ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स परफॉर्म करने लग रहे थे, व्हिच एक्चुअली कंटिन्यू टिल Jan 2025।
जब इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज में अभिषेक शर्मा ने 5 मैचेस में 279 रन स्कोर कर दिए और वो सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर बन गए विद 150 एंड 1 सेंचुरी। एंड अब मैं इसमें एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, उन्होंने इंग्लैंड वाली सीरीज में टोटल 24 चौके और 22 छक्के मारे थे। लाइक कैन यू बिलीव दिस? और लीडिंग रन स्कोरर की उस लिस्ट में सेकंड नंबर पर थे जॉस बटलर, जो कि अभिषेक शर्मा से 133 रन से पीछे थे। इस सीरीज में अभिषेक शर्मा का डोमिनेशन नेक्स्ट लेवल था और उनके रूप में हम एक प्रॉमिसिंग यंग ओपनर को देख पा रहे थे, जो कि लॉन्ग टर्म वे में इंडियन टीम के लिए बहुत रिकॉर्ड्स बनाएगा और मैचेस भी जिताएगा। ऑल्दो ये सीरीज संजू सैमसन के लिए थोड़ी लो सी रही थी, एज वो इन 5 मैचेस में सिर्फ 51 रन ही बना पाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 26 का था। ओवरऑल ये टीम परफेक्ट थी, जिसमें सबके रोल्स क्लियर थे। अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर भी हमारे पास उसका बैकअप था और फिर उस बैकअप का भी बैकअप प्लेयर हमारे पास था। जैसे कि संजू परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पर अभिषेक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे कि हम सभी फैंस, इनफैक्ट खुद टीम को रियलाइज नहीं हुआ कि कोई फ्लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। एंड उसके बाद की पूरी टीम भी खतरनाक थी। बट एज ये वीडियो बस ओपनर्स रिलेटेड है, तो वी विल स्टिक टू द ओपनर्स। तो इन शॉर्ट ये पूरी टीम ऑलमोस्ट परफेक्ट थी, लेकिन फिर ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद जब एशिया कप आया तो चीजें खराब होनी शुरू हो गई, जब टीम में इंक्लूड किया गया शुभमन गिल को, और वो भी एज अ वाइस कैप्टन, जो कि अपने आप में ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है। उसमें हमने शुभमन गिल के पूरे T20 करियर रिलेटेड बात करी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सो एशिया कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद सब लोगों के दिमाग में बस एक ही डाउट था कि शुभमन गिल टीम में तो आ गए, पर वो खेलेंगे किसकी जगह पे? ओपनिंग वहां तो अभिषेक और संजू ऑलरेडी है, नंबर 3 पर तिलक वर्मा, और फिर नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, जो कि खुद कैप्टन है, उन्हें कैसे हटाओगे? और इससे नीचे उन्हें बैट करवाने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। लेकिन फिर जब मैचेस शुरू हुए तो उन्हें एज एन ओपनर ही खिलाया गया इन प्लेस ऑफ संजू सैमसन, एंड फिर वहीं संजू सैमसन को लोअर बैटिंग ऑर्डर में खिलाया गया। अब ये दिखने में थोड़ा फेयर भी है संजू सैमसन की लास्ट सीरीज की परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हुए, बट हियर इज द ट्विस्ट। शुभमन गिल खुद 1 साल के बाद टीम का पार्ट बने थे और उनके टीम में ऐसे आने के बाद से टीम का कंपोजिशन पूरा खराब हो गया। रोल क्लैरिटी जहां पहले इंपॉर्टेंट थी एंड काफी स्पेसिफिक थी, वो पूरे तरीके से बिगड़ गई। टीम का जो स्ट्रक्चर था, बैटिंग ऑर्डर था, वो पूरा खराब हो गया। जहां हम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए अभिषेक और संजू को फाइनल मान चुके थे ओपनिंग स्लॉट के लिए, वहां पे इशू और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एंट्री हो चुकी थी शुभमन गिल की इस T20 टीम में। अब ऐसा भी नहीं है कि शुभमन गिल ने कुछ खास परफॉर्म किया या फिर टीम में आके वैल्यू दी संजू की जगह पे, उल्टा उन्होंने और बेकार परफॉर्म कर दिया और जो हेट और ट्रोल स्क्वाड अनाउंसमेंट के टाइम पे उनके खिलाफ था, वो और बढ़ गया। एक तरफ थे अभिषेक शर्मा, जो कि अपने एग्रेसिव इंटेंट से खेलते थे और शुरू से ही टीम को स्टार्ट दिलवा रहे थे, वहीं दूसरे साइड थे शुभमन गिल, जो कि कुछ खास इंपैक्ट नहीं दे पाए एंड उल्टा और ट्रोल हो गए। अपनी एवरेज परफॉर्मेंस और बार बार ट्रोल होने के बाद भी उन्हें बार बार टीम में बैक किया गया एंड इसी वजह से सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट पर क्वेश्चंस रेज हो गए। और इवन 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सभी फैंस डाउटफुल और कंसर्न हो गए, क्योंकि हम सभी लोग अभिषेक शर्मा के लिए तो कॉन्फिडेंट थे, पर शुभमन गिल के लिए डाउटफुल। और फिर फाइनली दिसंबर में हुई साउथ अफ्रीका की सीरीज में शुभमन की जगह पे अभिषेक के ओल्ड बैटिंग पार्टनर संजू सैमसन को वापस लाया गया उनके ओरिजिनल स्पॉट पे, यानी कि ओपनिंग के लिए। और फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट के लिए भी शुभमन की जगह पे संजू को कंसिडर किया गया। और साथ में स्क्वाड में एक और नाम था ईशान किशन का, जो कि उस टाइम पे झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जितवा के आ रहे थे, जिसमें वो लीडिंग रन स्कोरर थे एंड दैट टू एज अ कैप्टन। अब ऑफ कोर्स उन्हें टीम में लिया तो गया था बैकअप के ऑप्शन में, एंड टू बी स्पेसिफिक संजू के बैकअप ऑप्शन में, एज वो कीपिंग एंड ओपनिंग दोनों में इंडिया की हेल्प कर सकते थे, ये सोच के उन्हें टीम में लिया गया। लेकिन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की T20 सीरीज ने सब कुछ बदल दिया। तिलक वर्मा इंजरी की वजह से टीम का पार्ट नहीं थे, जिस वजह से नंबर 3 का स्पॉट खाली था और वहां खिलाया गया ईशान किशन को इस सीरीज में, एंड ही बुक्ड हिज स्पॉट इन द टीम विद जस्ट फ्यू इनिंग्स। एज इनिशियली उस सीरीज में सब लोग उन्हें तिलक के स्पॉट पे एक फिलर के रूप में देख रहे थे, यानी कि जब तिलक आएंगे तो वो टीम से बाहर हो जाएंगे। बट उन्होंने टोटल 4 मैचेस खेले, जहां उन्होंने 215 रन मार दिए 231 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें एक सेंचुरी और एक 50 भी शामिल थी। और इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने संजू की जगह अपने नाम कर ली, क्योंकि तिलक वर्मा तो रिकवर होकर टीम में आने ही वाले थे। पर अगर ईशान की इस खतरनाक फॉर्म की वजह से टीम में अगर कोई चेंज होता तो वो होता संजू सैमसन के साथ, क्योंकि संजू ने इस सीरीज में 5 मैचेस में 46 रन बनाए। अ वेरी ऑफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज साइड। एंड संजू की इस खराब परफॉर्मेंस का मतलब यही था कि ईशान किशन उन्हें T20 वर्ल्ड कप में एज एन ओपनर रिप्लेस कर देंगे और अभिषेक शर्मा के साथ वही ओपन करेंगे। लेकिन यही आती है एक और टेंशन वाली बात, क्योंकि सब लोग अभिषेक के लिए टेंशन फ्री थे और उनके लिए तो कॉन्फिडेंट थे, एंड सबका कंसर्न उनके बैटिंग पार्टनर के लिए था, जो कि बार बार चेंज हो रहे थे। पहले संजू, फिर गिल, फिर से संजू और अब ईशान किशन। बट हियर इज अनदर ट्विस्ट व्हिच वाज एक्चुअली शॉकिंग। एज ए सीरीज में अभिषेक का बैट वैसे नहीं चला
जैसे चलना चाहिए था। उन्होंने इस सीरीज में टोटल 5 मैचेस में 182 रन जरूर बनाए, इंक्लूडिंग 250, बट साथ में वो 2 बार डक पे भी आउट हो गए, इंक्लूडिंग 1 प्लैटिनम डक, जहां वो इनिंग्स की फर्स्ट बॉल पे ही आउट हो गए, लिटरली स्कोर कार्ड आने से पहले ही। एंड इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर अभिषेक, क्योंकि जहां हम उन सब के लिए कॉन्फिडेंट थे कि अभिषेक तो संभाल ही लेगा, बस एक अच्छा ओपनिंग पार्टनर चाहिए, वो सब कॉन्फिडेंस गिर गया और उल्टा उनके लिए कंसर्न्स और डाउट बढ़ गए। लेकिन फिर भी हम सभी फैंस को उम्मीद थी कि वो इस वर्ल्ड कप में कमबैक जरूर करेंगे। बाय द वे, मैंने अभिषेक शर्मा के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में उनकी बैटिंग और अप्रोच के ऊपर बात करी है, एंड उसमें मैंने कुछ चीजें प्रेडिक्ट भी करी थी जो कि एक्चुअली सच भी हो रही है। So do check out that video, but after this one. So T20 वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ क्लियर था कि ओपनिंग ईशान किशन और अभिषेक करेंगे और संजू को बेंच किया जाएगा। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी उस स्क्वाड का पार्ट थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला था और इस बार भी उनका वर्ल्ड कप में खेलने का मौका ऑलमोस्ट चला गया। एंड इंडिया प्रॉपर वे में शायद फर्स्ट टाइम ही 2 प्रॉपर लेफ्टी ओपनर्स के साथ खेलने वाली थी। I mean, मेरे को तो ऐसा कोई प्रॉपर याद नहीं आ रहा जब 2 लेफ्टी ओपनर्स ने खेला हो, और वो भी खासकर एक वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, क्योंकि मोस्टली या तो आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन देखोगे या फिर राइटी राइटी का। एंड नॉट जस्ट ओपनिंग डुओ, हमारे टॉप 3 के तीनों ही बैट्समैन इस बार लेफ्टी है। अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन फर्स्ट मैच जो कि यूएसए के अगेंस्ट था, उसी में हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। And Surya Bhau literally became lifesaver in that match for India। और उसके अलावा उस मैच की एक हाईलाइट और थी कि अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो गए थे। फिर आता है वर्ल्ड कप का सेकंड मैच नमीबिया के अगेंस्ट दिल्ली में, एंड इस मैच से पहले ही अभिषेक शर्मा से रिलेटेड एक न्यूज आती है कि उन्हें हेल्थ इश्यूज हो गया, जिस वजह से उन्हें यह मैच मिस करना पड़ेगा। एंड फाइनली संजू सैमसन का वर्ल्ड कप डेब्यू होता है अभिषेक शर्मा की जगह पे आके। इस मैच की स्टार्ट में उन्होंने 6 तो 3 मारे और लग रहा था कि शायद वो इस इनिंग को लंबा ले जा पाएंगे, लेकिन फिर वो एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए और यहीं पर क्लियर हो गया कि अभिषेक शर्मा के रिकवर होते ही संजू को इस वर्ल्ड कप में और चांसेस नहीं मिलने वाले, एंड प्रोबेबली T20 टीम में भी अब उन्हें आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा ड्यू टू हिज फॉर्म, एज एंड अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, जिसकी हाइप ऑफ कोर्स पहले जैसे इंडिया पाकिस्तान मैचेस जैसी नहीं थी, लेकिन ऑफ कोर्स इस वर्ल्ड कप में इंडिया के बाकी मैचेस से ज्यादा ही थी। और इस मैच में एक बार फिर से अभिषेक शर्मा डक पे आउट हो जाते हैं। अब उनके लिए डाउट और कंसर्न्स दोनों बढ़ गए, एंड पर्सनली स्पीकिंग इवन आई वाज सो शॉक्ड कि जो प्लेयर इतना फॉर्म में था और लगातार टीम को अच्छी स्टार्ट दे रहा था, उसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेकार परफॉर्म करना तो छोड़ो, वो रन ही नहीं बना पा रहा है और बैक टू बैक डक पे आउट हो रहा है। अगला मैच जो कि रिसेंटली नीदरलैंड्स के खिलाफ हुआ है, उसमें भी अभिषेक शर्मा एक बार फिर से डक पे आउट हो गए, एंड इट वाज रियली शॉकिंग एंड एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम। ये अभिषेक शर्मा का फर्स्ट एवर बिग टूर्नामेंट था और वो इसमें खेले गए चारों के चारों मैचेस में डक पे आउट हो गए। उनका हेल्थ इश्यू के बाद सही से रिकवर ना होना, क्योंकि जहां दिल्ली वाले नमीबिया के अगेंस्ट खेले गए मैच से पहले ही वो बीमार हो गए थे, वहीं वो उस मैच में ड्रेसिंग रूम में स्पॉट किए गए थे, जो कि एक कंसर्न भी था अबाउट हिज हेल्थ कि क्या वो सही में रिकवर हो गया, क्या वो ठीक है या फिर वो रिकवर ही नहीं हुआ। क्योंकि संजू की ऐसी परफॉर्मेंस के बाद तो मैनेजमेंट जल्दबाजी में चाहती ही होगी कि अभिषेक शर्मा फॉर्म में वापस आए और टीम के लिए रन्स बनाए, तो शायद हो सकता है कि वो पूरे रिकवर ना हुए हो। बट फिर जो लोग सोशल मीडिया पे उन्हें ब्लाइंड स्लॉगर कह रहे हैं, उनसे मैं पार्शियल ही अग्री करूंगा, क्योंकि डक पे आउट होने के बाद भी अगले मैच में अभिषेक शर्मा फिर से सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, बिना बॉल को समझे या रीड करे सीधा बैट चला रहे हैं। अब ऑफ कोर्स मैं ऐसा कोई नहीं होता जो कि इस चीज पे ज्ञान दे पाएगा, पर ये तो हम सब देख सकते हैं, एंड इवन एक नॉन क्रिकेट फैन भी ये चीज बता सकता है। मैं दूसरे पीओवी को भी पार्शली सपोर्ट करना चाहूंगा, यही कि उनका ये प्लेइंग स्टाइल है, इंटेंट है, अग्रेसिव अप्रोच है टू गिव अ गुड स्टार्ट, एंड एक्चुअली वो अब तक यही करते आए हैं। और अगर इस बार वो फेल हो रहे हैं तो मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ट्रोल करने लग जाए। ऑफ कोर्स वो टैलेंटेड है और उनका खराब परफॉर्म करना टीम के लिए कंसर्न भी है, क्योंकि उनके अलावा ओपनिंग के लिए आप संजू को कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, आप बार बार वेरिएशन ट्राई नहीं कर सकते। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ऑलमोस्ट सेम टीम के साथ खेला था, एंड इवेंचुअली वी लिफ्टेड द ट्रॉफी। और प्लेयर में ट्रस्ट दिखाना भी इंपॉर्टेंट है, बट बाकी मैं क्या ही कहूं, इस पे मैं ज्यादा ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन को लेके बहुत कंफ्यूज फील कर रहा हूं, एंड इसी वजह से टीम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इस टाइम पे। बाकी वही इस चीज पे ज्यादा ध्यान दे पाएगी। अब इन्हीं सेम मैचेस में जहां पे अभिषेक परफॉर्म नहीं कर पाए एंड इवन संजू भी नहीं कर पाए, वहां पे ईशान किशन ने अपनी वर्थ को प्रूव किया। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने इंपॉर्टेंट 77 रन मारे, इवन नमीबिया के अगेंस्ट उन्होंने 61 बनाए। ईशान किशन जिन्हें एज अ बैकअप टीम में लाया गया था, उन्होंने अपनी जगह टीम में कंफर्म तो कर ली
और इम्पैक्ट भी दिखा दिया। पर वहीं हमारे जो मेन ओपनर्स थे, जिनके लिए हम कॉन्फिडेंट थे एक टाइम पर, वो बार बार स्ट्रगल करते रह गए। खास करके अभिषेक शर्मा, जिनके लिए तो सब लोग कॉन्फिडेंट थे कि वो तो स्कोर करके ही रहेंगे, चाहे दूसरा ओपनिंग पार्टनर कोई भी हो एंड कितना भी बेकार परफॉर्म करे। पर वहीं अभिषेक शर्मा अपने पहले आईसीसी टूर्नामेंट में अब तक एक अच्छी इनिंग डिलीवर नहीं कर पाया एंड टू बी फेयर अब तक अपना खाता भी नहीं खोल पाया। वेल, एट द एंड, नो हेट टू एनी स्पेसिफिक प्लेयर, नो बायसनेस टुवर्ड्स एनी प्लेयर, आई ओनली सपोर्ट द इंडियन टीम एंड द विक्ट्री। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स विन दिस कप। जय हिंद। That's it for this video। अगर 2021 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर ये जानना है कि वेस्ट इंडीज ने कैसे 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।